जी जी, स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसी कुचल इंडियन ऑथर था जिसकी बुक से बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो रियल केस स्टडीज़ जो हैं वो फेच की गई थी। इससे अगले चैप्टर्स में मोस्टली वही केस स्टडी नेम चेंज करके इंसर्ट कर दी गई, शुरू वाले चैप्टर की केस स्टडीज पिक नहीं की गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि अगर आप एमसी, और ये मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, घर के लिए कोई मटेरियल नहीं है, ये यहीं अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे इन दोनों के ऊपर, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो आप एक दफ़ा देखो ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, बस छोड़ दो उसको, इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत। सो मैंने लिखा हुआ है एमसी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2 एंड 5, ये है एक्चुअली, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत आसान आसान सी हैं, 1, 2 तो छोड़ देते हैं, वो आसान है, 5 पढ़ लेते हैं। 5 पढ़िए ज़रा प्लीज़। अगर आप देखो तो उसकी श्योरिटी के लिए ये ऐसा नहीं है कि केस ही इतना सा था, लेकिन केस में ये फैक्ट ज़रूर था। अगर आप गौर करो तो लीडिंग केस का नाम भी उसने मेंशन किया हुआ है। प्लीज़ पढ़िए एग्जाम्पल 5। जी, पढ़ ली। अच्छा, इसमें पढ़ने के अंदाज में ना साथ साथ एक चीज़ हमें सीखने को भी मिल रही है इस सोल्यूशन पढ़ने में। इसमें दो चीज़ें हैं इस लाइन में, अगर आप गौर करो तो कंक्लूजन भी मौजूद है, बेशक सिंगल लाइनर है, शी विल नॉट सक्सीडेड, राइट, सिंगल लाइनर कंक्लूजन, और रीजनिंग भी मौजूद है कि क्यों it was social agreement, because it was social agreement and the parties never intended to create any legal. अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो, ये आपका कंक्लूजन है और ये आपकी रीजनिंग है, तो दो स्टेप में आंसर आ रहा है आपके पास, कंक्लूजन और रीजनिंग। अब रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसे मैं कह रहा हूँ रीजन देना, भाई मेरा ये डिसीजन मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं किस तरह पहुंचा हूं, तो दो चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, वही दो स्टेप्स हैं जो हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, आपकी केस स्टडी क्या है और वो किस प्रोविजन के साथ लिंक होती है। तो यही 3 स्टेप थे ना हमारे किसी सोल्यूशन को लिखने के, कि भाई प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है, नंबर 1, उसको लिंक करो केस स्टडी के साथ, और देन अपना कंक्लूजन दो। किधर? एक्चुअली उसने नेम चेंज कर दिया ना, लेकिन केस उसने इन्फर करके बताया कि फलां केस था, जिससे मैं इन्फर करके तुम्हें एक केस समझा रहा हूँ, ये होता। हाँ, लिख लो। अच्छा, मिस्टर एक्स ने किसने फाइल किया है? मिसिस एक्स ने किया, तो मिसिस एक्स वर्सेस मिस्टर एक्स, अगर तुम लिखना भी चाह रहे हो, क्योंकि मैंने कल समझाया पिटिशनर का नाम टाइटल में पहले आता है, ठीक है। सो क्लियर हुई बात। अब लिखने के अंदाज में इसका मतलब है, या तो अब तुम्हारे पास देखो, टीचर ना यूजुअली फिक्स कर देते हैं कई दफ़ा कि यार आपने ये पैटर्न यूज़ करना है। मेरे नज़दीक हर स्टूडेंट का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, कुछ को कंफर्टेबल लगता है कंक्लूजन से स्टार्ट करना और फिर रीजनिंग देना। क्या मेरी बात समझ रही है? जैसे इधर सोल्यूशन में है, कुछ स्टूडेंट फील करते हैं पहले हम प्रोविजन डिस्कस कर लें, देन उसको लिंक करेंगे केस स्टडी के साथ, देन कंक्लूजन देंगे। यानी दोनों मूवमेंट्स हो सकती हैं जिसमें आप आंसर कर सकते हो, अप डाउन या बॉटम अप, जो मर्जी यूज करो। सो आप पे है, आपको जो सूट करता है आप वो यूज करें। आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में कंक्लूजन पहले लेके ज्यादा कंफर्टेबल है, स्टार्ट विद द कंक्लूजन, देन अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट करता क्या है, स्टूडेंट गलती ये करता है कि वो स्टेप मिस करता है, कहीं पे केस स्टडी को लिंक नहीं करता, कहीं पे एक प्रोविजन लिखता नहीं है, तो वहां पे आके मार्क्स लूज होते हैं। मूवमेंट चेंज करने से आईकैप को कोई तकलीफ नहीं, इवन कि आईकैप के कई सॉल्यूशंस हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आईकैप पहले शुरू कर रहा है प्रोविजन से, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसमें आईकैप स्टार्ट करेगा अपना आंसर विद द कंक्लूजन। तो ओपन है आप दोनों, आप सबके लिए, आपके राइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपको सूट क्या करता है। बस ख्याल रखना है आपने तीनों स्टेप्स पूरे करने हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ, सेकेंड लिंकेज विद द केस स्टडी या केस स्टडी के साथ जो भी आप एक्सप्लेनेशन कहते हो, नंबर 3 आपका कंक्लूजन। क्या बात क्लियर है? यही 3 स्टेप की प्रैक्टिस करनी है आपने। क्या बात समझ आ गई? सो अभी तो एग्जांपल्स हैं, आगे चल के केस स्टडीज आना शुरू होंगी तो हमें ये तीनों स्टेप्स बहुत प्रॉपरली
या बहुत मैं यूँ कह सकता हूँ अपेरेंटली नज़र आएंगे सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है जी, चलो हमें तकरीबन 2-3 दिन लग जाएंगे किसी एक केस स्टडी तक पहुँचते पहुँचते, तो परेशान नहीं होना, अभी केस स्टडीज अभी नहीं आएंगी। जी चलता हूँ आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 भी पढ़ लीजिए, अगला वाला प्लीज़, ये भी पढ़िए ज़रा एक दफ़ा प्लीज़। जी क्लियर, क्वेश्चन पढ़ लिया, आप जरा सोल्यूशन देखिए प्लीज, और कंपनीज देखिए। इन ये असल केस था, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रम्पटन ब्रदर्स। तो पहले उसने आपको कंक्लूजन बताया, फिर उसने आपको उसकी रीजनिंग बताई है कि है तो कमर्शियल एग्रीमेंट, लेकिन इंटेंशन नहीं थी टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमने पढ़ा था ना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? कमर्शियल एग्रीमेंट में यूजुअल अजम्पशन ये है कि यहां पे लीगल की ऑब्लिगेशन होती है, बट यहां पे नहीं है, बात खत्म। क्या बात क्लियर? चलूं आगे, बेटियों को भी क्लियर है सबको? चलो नहीं जी, हम आगे चलते हैं एक स्टेप पे। कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स भी कह लें, या फिर हम ऑफर एक्सेप्टेंस को भी उस पैटर्न में कर सकते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट की टाइप पे बात कर लेता हूं। देखो बेटे, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आसान लफ्जों में एक्सप्रेस का मतलब है रिटन या फिर ऑरल, और इम्प्लाइड का मतलब है बाय बिहेवियर। सिंपल, ये मतलब। जिस तरह एग्जांपल जल्दी जल्दी से, रिटन कैसे हो सकता है? ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू। आप रिटन प्रपोजल भिजवाएं, रिटन एक्सेप्टेंस आए, प्रपोजल कौन भिजवाता है? ऑफरर अपनी ऑफर रिटन भिजवा रहा है, रिटन में रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है ऑफर भी एक्सप्रेस है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? एक्सप्रेस्ड। क्या बात क्लियर? अब दूसरा मॉडल, ऑरल, ऑन अ फोन कॉल कि जनाब इतना माल भिजवा दें, ओके ठीक है, माल डिलीवर्ड। ये क्या है? ऑरल, लेकिन कहलाएगी क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस मींस ऑरल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है एक ऑफर जो है वो रिटन भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, इसी तरह एक्सेप्टेंस रिटन भी हो सकती है, ऑरल भी। अब दूसरा मॉडल, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा देखो, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको अक्सर ये सिग्नल्स के ऊपर आप देखते हो, वो विंड स्क्रीन साफ करने वाले कुछ बच्चे जो हैं वो फौरन खड़े होते हैं और आपकी परमिशन के बगैर वो फौरन से पहले आते हैं और आपकी स्वाइप करना शुरू, मतलब साफ करना शुरू कर देते हैं कार। ऐसा है, कुछ लोग फिर उन्हें रेजिस्ट करते हैं फौरन से पहले, हॉर्न बजा के, चीखे मार के, जो भी कह लो। लेकिन इनफैक्ट वो अपने बिहेवियर से क्या शो कर रहा है? वो बच्चा, वो इंसान क्या शो कर रहा है? ही इज ऑफर कर रहा है, अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिसको वो व्हीकल में बैठा पर्सन क्या करता है? या तो डिनाई करता है या खामोशी से एक्सेप्ट कर लेता है। सो उसने अपने बिहेवियर से शो किया ऑफर, और आपने खामोशी अपने बिहेवियर से शो की एक्सेप्टेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब यहां पे एक दो छोटी छोटी चीजें देखो। वो फोर्स बाय, वो कहते हैं इम्पोज कर रहा है आपके ऊपर अपनी ऑफर एक तरह से। तो लॉ आपको ये कहता है कि आप रिफ्यूज कर दो। सो वो जो हॉर्न बजाना है या उसे इशारा कर देना है, वो रिफ्यूजल है कि उसने ऑफर की, बट आपने बीइंग एक्सेप्टर ऑफर ने एक्सेप्ट नहीं की। क्या बात समझ आ गई? दूसरा सिनेरियो, कुछ लोग ऐसे वाहियात आपने देखे होंगे, मतलब इसी दुनिया में रहते हैं सारे, जो सफाई करा लेते हैं और फिर कहते हैं मैंने कहा था कर। ऐसा ही है, होते हैं, ऐसे हैं, कुछ गुस्सा खा जाते हैं, खासतौर पे एज्ड लोग थोड़ा गुस्सा खा जाते हैं कि तुझे मना किया था, तुमने फिर भी किया, नहीं देने पैसे। हालांकि उसकी कितनी कीमत होगी? 20-30 रुपए। क्या वो आपके ऊपर लीगल केस फाइल करेगा? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। चलिए ज्यूम करिए आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने करना चाहा, आपने कहा कर, उसने कर लिया, मैंने कहूंगा मैंने कोई कहा था तुझे? क्या इन्फोर्सेबल? चलिए मैं कहता हूं इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तब भी करेगा केस फाइल। अगर सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए, उसने स्वाइप करने, उसने क्लीन करने की कोशिश की, आपने करने दिया जी, बाद में पैसे नहीं दे रहे आप। बेटा ऐसा थोड़ी होगा, कल शीशा क्लीन कराए 20 रुपए की इनवॉइस दे, फिर तो 20 रुपए देता हूँ। अच्छा नहीं बेटा, एविडेंस जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ना
ये आप सेकंड स्टेज पे चले गए। ये हमारा ना तो पढ़ने में मसला है ना हमारा प्रूफ करना है कि साबित कैसे करेंगे, वो एक अलग कहानी है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हम तो सिर्फ पढ़ें लॉ हमें गाइडलाइन क्या प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको सिर्फ एक आसान सी बात समझाता हूँ। देखो अक्सर एक और एग्जांपल भी देता हूँ। आप अक्सर देखते हो स्टेशन के ऊपर कुली होते हैं, कुछ लोग सामान उठाने वाले, आप जाके रखते हो सामान, वो फ़ौरन से पहले आपके पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये क्लाइंट है। वो फ़ौरन से आपका सामान पिक करते हैं, आप उनके साथ साथ आगे चलना शुरू कर देते हो अपनी सीट तक। ऐसा ही है, आप सीट पर पहुंचते हो, वो आपका सामान रखता है, उसके बाद कहता है साहब, आप कहते हो थैंक यू सो मच, ठीक है, वो कहते हैं साहब पैसे दो, आप कहते हो मैंने कहा था, ठीक है। सो समझाने के बाद क्या वो आप पे केस फाइल करेगा? इनफैक्ट ये भी एक सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो केस इसलिए नहीं फाइल करता। मैं यही बात छोटी सी समझाने लगा हूँ। समटाइम्स हम राइट पर होते हुए भी हमारा राइट डैमेज हो रहा होता है, बट हम कोर्ट केस फाइल नहीं करते सिर्फ एक रीजन की बिना पर, और वो ये होता है कि लीगल कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है लीगल बेनिफिट से। यानी जितने पैसे लगा रहे हैं और जितना फायदा कोर्ट के फैसले से आना है, उन दोनों में फर्क होता है। देखो वो बेचारा केस फाइल करने जाएगा, 1000 रुपया तो कम से कम लीगल फीस है, और रिकवरी कितनी करनी है? 30 रुपए की। तो इतना अक्लमंद वो भी है, दो खूबसूरत अल्फाज आपके लिए बोलेगा और अगले ग्राहक के पास चला जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत मैंने एक फनी वे में कह दिया ये विंड स्क्रीन वाले। इवन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ऐसा होता है कि सम टाइम लीगल कॉस्ट जो होती है वो जस्टिफाई नहीं कर रही होती। जिस तरह एक क्लाइंट ने 80,000 रुपया रिकवर करना था किसी डेटर से, अब वो नहीं दे रहा उसको लीगल ओपिनियन लेके दी कि भाई आप कैसे रिकवर कर सकते हो। अब उसके दो तरीके हैं, या तो एफआईआर कटाओ, बट पाकिस्तान में बेशक 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम हो, एफआईआर कटाओ, अगले दिन बंदा जमानत पे बाहर, कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर आप केस फाइल करते हो देन, लेकिन उसमें लीगल कॉस्ट है 50,000 रुपए की तकरीबन, और उसमें अगर लॉयर अपनी फीस डाल दे तो लाख रुपए की अंदाजन मैं कह रहा हूँ एक फीस है उसकी, कि अगर बंदा वाकई अंदर तड़वाना है आपने कि बंदा इम्प्रिजमेंट में रहे और जब तक पैसे ना पे करे बाहर ना आए, अब उस केस में लाख रुपया लग जाना है। अब खुद सोचो ये बंदा केस फाइल करेगा उसके खिलाफ, 80,000 रुपया रिकवर होना है, लाख रुपया लगा के कितने नफलों का सवाब है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर यही 80,000 रिकवर होना होता 10,000 लगा के, तो फिर तो मैं केस फाइल कर देता। ऐसा है, यही खूबसूरत, यही चीज एक्चुअली जो आप बेसिक एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी यही अप्लाई होती है। हम केस फाइल करने से पहले सोचते हैं कि भाई लीगल कॉस्ट कितनी है और इससे आने वाला लीगल बेनिफिट कितना है, तो ये हर बंदा सोचता है। जी क्या 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 ऊंची बोल कर नहीं समझ आई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला। देखो यार, बाय एनफोर्समेंट जोरे बाजू पे तुम कुछ कर सको, उसका लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है, वो आप कर सकते हो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, तो लीगल प्रोविजन हम तो ये देख रहे हैं कि कोर्ट हमारी कब हेल्प करेगा, लॉ हमारी कब हेल्प करेगा। हम ये तो कह नहीं रहे जोरे बाजू पे, ठीक है। सो समझाना ये चाहा कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये कह रहे हो तो ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में भी सेम बात कह सकते हैं। और लास्ट मैंने एक बात समझाई कि लीगल कॉस्ट अगर ज्यादा हो लीगल बेनिफिट से, तो जनाब आप केस फाइल नहीं करते, इवन दो कि आप राइट पर होते हो, आपका राइट डैमेज हो रहा होता है, लेकिन आप फोरगो कर देते हो। ठीक है जी। सो अब पढ़ते हैं। इफ द ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स रिटन और द प्रॉमिस इज सेड टू बी, if the offer acceptance is made otherwise than in word, मतलब behavior के through, the promise is said to be, please example 7-8 पढ़िए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सेम है, कॉपी हो गया होगा यहाँ पे। अब सबको बोर्ड नजर आता है यहाँ से, किधर से नजर आता है? नहीं, मेरी ये डायरी सामने आ रही थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि नजर आता है आप लोगों को यहाँ पे? इनको नहीं आता तो आप थोड़ा सा इधर हो जाए करो। अच्छा बुक है, ठीक है जी। एग्जाम्पल 7-8 जल्दी प्लीज। क्या मेरे बेटे? साजिद अलाउ हिम टू डू सो सो देयर इज इम्प्लाइड। जी, अगर वो नहीं करता फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर नहीं है।
लेकिन आपने बाय रिफ्यूजल देना ना, आप जूता ना दो, आप पीछे हो जाओ, आप रिफ्यूज मना कर दो मुंह से, तो आपने रोकना है उसे, वरना आपकी इम्प्लाइड वो यहाँ खामोशी जो है ना वो रजामंदी है। यहाँ पे आपकी खामोशी रजामंदी। समटाइम्स आपके एक्सप्रेशन भी तो शो कर रहे होते हैं कि येस और नो, नॉन वर्बल क्यूज जिसे आप कहते हो। जी क्वेश्चन था यहाँ से कोई? सब क्लियर? चले आगे। अभी तक कोई मुश्किल चीज नहीं पढ़ी हमने, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि हम लोग इन चैप्टर्स के अंदर बेसिक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेटे अब हम उन एलिमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो आप लोगों ने बेसिक जब स्टार्ट किया था तो पढ़ा था ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन दो एलिमेंट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। अब वो हम डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस की। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले तो ये देखना है क्या ये ऑफर भी एक वैलिड ऑफर है या नहीं, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं। सो पहला टॉपिक हमारा डिस्कशन का ये आएगा कि कब ऑफर वैलिड समझी जाएंगी लॉ की नज़र में, कब एक्सेप्टेंस वैलिड समझी जाएंगी लॉ की नज़र में। क्या बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट, देखो बेटे सेकंड थॉट हो सकती है ना, चेंज ऑफ माइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है मैं ऑफर करवाऊं, बाद में दिल ना माने कि यार ये ऑफर ठीक नहीं है, विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। देखो चेंज ऑफ माइंड पॉसिबल है ना। हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा गंदा आलमी है कि हम लोग जैसे ऑनलाइन बिजनेस के केस में आपको बहुत ज़्यादा अपेरेंट नज़र आता होगा कि लोग सामान मंगवा लेते हैं जज्बाती होके, फिर जब वो सामान डोर पे आ जाता है तो उसको कहते नहीं है, नहीं लेना, चेंज ऑफ माइंड। सो वो चेंज ऑफ माइंड नहीं है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। चेंज ऑफ माइंड वो है जब आपको ऑर्डर कंफर्म के बाद एक कॉल आती है, सर आपका ऑर्डर कंफर्म है या रिफ्यूज करना चाहते हैं, आप वहां पे भी जज्बाती होगी, हाँ हाँ कंफर्म कंफर्म, ठीक है। सो ऐसे ये वहां पे चेंज ऑफ माइंड एक्सेप्टेबल था, इसका मतलब वहां तक एक्सेप्टेंस विड्रॉ की जा सकती थी। क्या मेरी बात समझ आई आपको थोड़ी सी? मैंने थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस में समझाया कि मुझे कॉल आई, मुझे ऑर्डर कंफर्मेशन की, मैं एक्सेप्टेंस दे चुका हूं थ्रू अपने पर्टिकुलर्स एंटर करके, वो ऑर्डर कंफर्म करके मैं कंफर्म कर चुका, लेकिन स्टिल आई गॉट अ कॉल कि भाई आपका ऑर्डर कंफर्म है, और मैं उसे कह रहा हूँ यस कंफर्म। ये वो स्टेज थी जहां पे मैं अगर बैकफुट करना चाहता तो शायद बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बैकफुट कर सकता हूँ। क्या बात ऐसे ही है? सो इसे बोलते हैं रेवोकेशन, रिवोक करना, अपनी ऑफर या अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना, स्टेप बैक करना। क्या मेरी बात समझ आई? ये वर्ड का आसान लफ्ज मतलब क्या मैंने बताया? स्टेप बैक, अपनी ऑफर या एक्सेप्टेंस से पीछे हटना। तो लॉ बताएगा कि कुछ गुंजाइश मौजूद है, आप ऑफर देकर पीछे हट सकते हैं, आप एक्सेप्टेंस देकर पीछे हट सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम लाइन है, उसका एक टाइम लाइन है। क्या बात समझ आ गई है? अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अदरवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरे, तो ये तीन बातें हमने पढ़नी है, तीन प्रिंसिपल। वैलिड ऑफर क्या होती है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है, उनकी कंडीशंस क्या हैं, और अल्टीमेटली किसी ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक कैसे कर सकते हैं और किस टाइमलाइन में कर सकते हैं। सब क्लियर? चलें आगे फिर। गुड। सो सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर या एडिशनल पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक गायब है, तो पिछली 3 अटेम्प्टों से गायब है, मैंने भी जहमत नहीं की। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। लो जी, हम ऑफर के बारे में या प्रपोजल के बारे में बात करने लगे। नंबर 1, एन ऑफर कैन नॉट बी, अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू, कई दफा लॉ बता रहा बड़ा जज्बाती हो जाता है, कहते कहते बाद ऐसी बातें भी अक्सर बेवकूफ़ों वाली कह जाता है कि अपने आप को ऑफर नहीं करवा सकते। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, लॉ इवन के बेयर एक्ट में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स कंटेंट वाले ने गलत लिख दिया है, बेयर एक्ट भी किसी हद तक लॉ समझाते इतनी माइन्यूट डिटेल्स में चला जाता है। नहीं नहीं, वहां बुलेट्स कॉन्सेप्ट नहीं है, सेक्शन कॉन्सेप्ट है जी। सेक्शन सब सेक्शन था। ओके जी। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनाइट। लो जी, अब ये बात सही है, रीजनेबल बात है कि भाई सर्टन हो और डेफिनाइट हो, एम्बिग्विटी ना हो उसके अंदर किसी किस्म की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बहुत क्लियर हो। लो जी, अब जरा एक चीज पे आते हैं, एग्जाम्पल 9 इसके साथ पढ़ें, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। देखो बेटे, एक बार याद रखना, समटाइम्स ऑफर के सर्कमस्टांसेस भी देखने, एक कॉन्ट्रैक्ट के या गिवन केस के आपको सर्कमस्टांसेस भी देखने चाहिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए कि मैं एक कुकिंग ऑयल डीलर हूँ जिसके पास मल्टीपल ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल्स अवेलेबल हैं। जैसे हम मोटे मोटे कोई बता दो, कोई हबीब है और कौन सा है, सूफी है जी, हबीब और सूफी दोनों अवेलेबल हैं।
अब एक कस्टमर आया मेरे पास, गुड नेम तकीउज़्ज़मा, बड़ा मुश्किल नाम है। लो जी, तकी साहब आए हैं मेरे पास और इन्होंने मुझसे कहा कि सर 50 कार्टन्स भिजवा दें कुकिंग ऑयल के। क्या ये ऑफर सर्टन है, क्लियर है? कौन से कार्टन? मेरे पास तो 2 ब्रांड पड़े हैं, विच वन? क्या बात समझ आ रही है? नहीं, कार्टन तो 5 kg का ज्यूम करते हैं, सेम स्टैंडर्ड साइज है, लेकिन स्टिल कंफ्यूज है ना, विच ब्रांड यू आर लुकिंग फॉर, ये ऑफर किससे रेलिवेंट है, दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। लेकिन अब अज्यूम करें इसी सर्कमस्टांसिस में, अभी आपने कहा ये अनसर्टन है, अब इसी सर्कमस्टांस में अज्यूम करें मैं सिर्फ हबीब का डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अब ये आया और इसने यही ऑफर की कि मुझे 50 कार्टन भिजवा दें, क्या अब ये ऑफर सर्टन है? yes. मैंने थोड़े से सर्कमस्टांस चेंज किए हैं, आपकी ऑफर वही ऑफर जो अभी अनसर्टन लग रही थी अब सर्टन है। सो आपने सर्टनिटी को इंश्योर करते हुए समटाइम केस स्टडी को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं आपको, और फैक्ट्स की बिना पर ये सर्टन ऑफर है या अनसर्टन। क्या ये बात क्लियर है? बड़ी एग्जांपल लाइन है। जी जी जी, अभी हम सारी बातें ऑफर के हवाले से पढ़ेंगे, फिर हम सारी बातें एक्सेप्टेंस के हवाले से पढ़ेंगे, फिर हम रेवोकेशन के हवाले से पढ़ेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल लाइन समझ आ गई? वेग है भाई, समझ नहीं आ रही कौन से वाले की बात कर रहे हो? क्लियर? 9 आगे चलूं? अभी नीचे नहीं पढ़नी, बस 9 पढ़नी थी। पढ़ ली है सबने? ओके जी जी। और अच्छा, सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। अब ये देखो, ये बड़ी वेग सी बात है कि पहले वाला कामयाब रहा तो दूसरा खरीदूंगा, ये कोई ऑफर नहीं है, ठीक है? ये कोई मतलब इस बात पे सामने वाला हाँ, देखो तब स्टिल ये वेग है, स्टिल ये वेग है, ये कोई ऑफर नहीं है। ऑफर शुड बी सर्टन, हाँ भाई खरीदना है मैं तेरे से, 2 महीने बाद खरीदूंगा, ये एक वैलिड ऑफर है। लेकिन ये कि मेरा पहला लकी हो जाए तो फिर ये कोई लॉजिक नहीं है, ये वेग है, ठीक है? सो सलमान यानी वादे पे नहीं रहना इस तरह के, ये वादा नहीं है। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, इरफान कुड नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट, इट बीइंग लूज, कि पहले ऑफर ही नहीं थी तो तू एक्सेप्ट क्या कर रहा था? वो ऑफर वैलिड ऑफर ही नहीं थी, एक्सेप्टेंस की तो बात ही नहीं है। मतलब हो सकता है ना इरफान ये कह रहा है, सलमान ने रिफ्यूज किया ना, तो इरफान आगे से कहता है कि भाई इसने तो उस वक्त ऑफर की थी और मैंने एक्सेप्ट भी की थी, तो भाई ऑफर तो वैलिड थी ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस कहाँ से हो गई? ठीक है ना? तो बेसिक एलिमेंट मिसिंग हो जाएंगे शुरू शुरू के, तो अगले एलिमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। जी चलें आगे। हाँ, तीनों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, सोच के देखो कैसे, खुद सोचो। नहीं हो, खुद ही आंसर दे दिया, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स ये भी होता है, देखो एक बात समझाता हूँ, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने एक ईमेल भेजी, ठीक है, एक प्रपोजल भेजा, सामने वाले को, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस देनी है, अब ऑफर ही है ना सामने वाला, उसने एक्सेप्टेंस देनी है। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी ईमेल में लिखूं कि अगर आपने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है दैट इट शुड बी, या एक्सेप्टेंस शुड बी इन रिटर्न, या एक्सेप्टेंस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन ईमेल। अब मैं मॉड प्रिस्क्राइब कर सकता हूं या नहीं? सो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं इस बात से कि एक ऑफरर जो है जब अपनी ऑफर प्रेजेंट करता है तो उसके साथ कंडीशन इंपोज कर सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकती है। ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकती है जनाब। जिस तरह अक्सर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बल्कि वो ऑफर मुझे मद में आनी नहीं है वैसे, लेकिन जी जी
अब मैं एक बात बताता हूँ, देखो अभी आपने ना आगे वाली, मैं आपको ये समझाने लगा हूँ, देखो इस बात से ना, मैं इस बेटे की बात से एक चीज़ समझा देता हूँ, वैसे तो ये एक्सेप्टेंस पे चला गया लेकिन फिर भी एक चीज़ समझा देता हूँ। मशरकी ख़ानदान में, ईस्टर्न फैमिलीज़ में बेटी से पूछा जाए ना कि शादी का टाइम आता है तो उससे पूछा जाता है हाँ भाई ये नमूना कबूल है, वो गुस्से में उठ के अंदर चली जाए, पीछे परसेप्शन क्या होती है, शर्मा गई है, कबूल है, ठीक है, वो अंदर बेशक खुदकुशी की प्लानिंग कर रही हो, कैसे लटकना है, करंट खा के मरना है, लेकिन बाहर परसेप्शन क्या है। सो ये जो साइलेंस है ना इज नॉट इक्वल टू कन्फर्म बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, ये तो डोमेस्टिक रिलेशन बताया ना, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर खामोशी रजामंदी नहीं होती, पहली चीज। दूसरी बात, और ये कहना कि ये मैं बाइक तुम्हें बेच रहा हूं, अगर तुमने 10 दिनों में हाँ या ना किया तो मैं हाँ समझूंगा, इसे बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन, कि खुद से अज्यूम कर लेना कि अगर तूने जवाब ना दिया तो हाँ है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है लॉ में। सो नेगेटिव कंफर्मेशन और साइलेंस दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बातें हमने पढ़नी है अभी वैसे, लेकिन आपने थोड़ा सा प्री मेच्योर क्वेश्चन के लिए, जिस तरह मैं आपको एक बात पढ़ा देता हूं, इसी चैप्टर में है वैसे, थोड़ा सा आप आगे चले गए, ये देखो, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है, मींस इफ एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड, तो मैं समझ लूंगा तुम्हारी हाँ है, ये लॉ में इसकी गुंजाइश मौजूद। क्या बात अब क्लियर हुई आपकी केस स्टडी? देखो नेगेटिव कंफर्मेशन और बिहेवियर में फर्क है, मैं अपने एटीट्यूड से, अपने एक्सप्रेशन से अगर शो कर दूं नहीं लेना या लेना है, हाँ या ना, बीच में नहीं रह रहा मैं कहीं पे, ये बात खामोशी में आ रही है, साइलेंस में आ रही है, समझ रही बात है कुछ? देखो मैं अपने एक्सप्रेशन से या तो गुस्सा कर रहा हूं कि नहीं चाहिए, हॉर्न बजा रहा हूं नहीं करो, या फिर उसे सिग्नल कर रहा हूं, या खामोशी के साथ कह रहा हूं कर ले। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे रहा हूं, इस केस में आप अज्यूम कर रहे हो उसकी एक्सेप्टेंस, ये मना कर रहा हूं। थोड़ा आगे चले गए हो, लेकिन आपका क्वेश्चन चूंकि स्टक हो गया था इसलिए मैंने, और देखो दूसरी ऊपर बात क्या लिखी हुई है, अ प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन्स, सो ना खामोशी रजामंदी है ना नेगेटिव कंफर्मेशन रजामंदी है, दोनों की लॉ में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये आप अगले स्टेप पे चले गए हो, हम ऑफर पे फंसे हुए हैं, आप एक्सेप्टेंस पे चले गए हो, मैंने आपको एक्सप्रेस कर दिया लेकिन अभी ये क्वेश्चन बनता नहीं था जी। क्या हुआ है, चलें पढ़ लें अब आगे, ऑफर पे ही, मैं ऑफर पे वापस आ रहा हूं। मैंने कहा ऑफर के साथ किसी भी किस्म की कंडीशन अटैच कर सकते हो, जैसा अभी अज्यूम कर लें, वैसे तो ये नहीं होगा लेकिन अज्यूम करें कॉलेज आपको एडमिशन ऑफर कर रहा है, लेकिन कॉलेज कहता है भाई मैं, या आई कैप आपको एडमिशन ऑफर कर रहा है बट कहता है कि भाई 60% मार्क्स लेकर आना वरना मैं सीए में एडमिशन नहीं दूंगा, अदरवाइज आपको वो जो क्यूएटी का पेपर है वो क्वालिफाई करके आना है, जो भी है। सो ये कंडीशन है ना, ऑफर तो है साथ में कंडीशन अटैच है। सो एक्सेप्टर के लिए, बीइंग एक्सेप्टर या बीइंग ऑफरी, अगर आपने ये ऑफर आई कैप की एक्सेप्ट करनी है तो आप सब ने वो कंडीशन मीट की पहले, देन यू गॉट द एडमिशन। क्या मेरी बात समझ आई? सो ऑफर कंडीशनल हो सकती है, गुंजाइश मौजूद, भाई मेरी चीज है मैं बेच रहा हूं, मैं जिस मर्जी कंडीशंस के साथ बेचूं, क्या बात, बस फेयर होनी चाहिए वो कंडीशन, अनएथिकल ना हो, फेयर हो। क्या बात समझ आ रही है? अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं इसी की ना, इंडियन वो थी, इसी इंडियन कह रहा हूं बल्कि एमसी कुचल की बुक में केस स्टडी थी, हस्बैंड वाइफ दोनों होटल रूम में जाते हैं, होटल रूम में रिसेप्शन पे जाते हैं और रिसेप्शन पे एक रूम बुक करते हैं, रूम में आते हैं अपना सामान रखते हैं, रूम में एक बड़ी सारी एक एडवर्टीजमेंट या वो जो वो लगा होता है, एक स्टिकर लगा होता है, कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें वरना इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। उन्होंने वो कंडीशन देखी, रूम के अंदर वो स्टिकर लगा हुआ है, उन्होंने रूम लॉक किया, चले गए, वापस आए, सामान चोरी हो चुका है, दोनों ने केस फाइल, मिस्टर एंड मिसेस ने केस फाइल कर दिया होटल मैनेजमेंट के खिलाफ फॉर द लॉस जो उनका हुआ है। जी बताइए, अब फैसला सुनाइए, क्या वो रिकवर कर सकते हैं ये लॉस या वो रिकवर नहीं कर सकते ये लॉस? अच्छा हाँ या ना के साथ जवाब भी देना है, रीजन भी देनी है जी। पहले नो वाले कौन है? नो वाले, अच्छा बहुत से बच्चे हैं जी, नो वाला आंसर, रीजन नो, ठीक है जी, नहीं रिकवर कर सकता, क्यों?
ओके कम्युनिकेट, आप कह रहे हो कि ऑफर ने वो कंडीशन कम्युनिकेट की हुई थी, राइट? अच्छा, जो अब यस वाले हैं, नो यस वाले परेशान हो गए नो वालों का जवाब सुनने के बाद। जी यस वाले कौन थे? जी जी यस क्यों? ओके सो आपका मतलब है कम्युनिकेट नहीं हुई ऑफर, कम्युनिकेट के कंडीशन कम्युनिकेट नहीं हुई। इसका मतलब आप दोनों के आंसर्स जो क्लास में डिफर हुए यस या नो के, वो दो एक रीजन की बिना पर हुए हैं। कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। रीजन यस वाले ये दे रहे हैं कि भाई वो जो कंडीशन थी नॉट कम्युनिकेटेड, ऐसे ही है, रिकवर कर सकते हैं ना, सो नॉट कम्युनिकेटेड। और यहां पे नो वाले ये कह रहे हैं कंडीशन कम्युनिकेटेड है, ऐसे ही है, यानी ऑफर जो थी वो कंडीशनल थी। ये आप दोनों में इख्तलाफात आए, आप दो क्लास, आपकी क्लास में दो लोगों के क्लास ही है। सो रियलिटी यही है। देखो अब रियलिटी ये है कि रिसेप्शन के ऊपर जहां पे तुम्हें रूम की की मिल गई है वहां पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, जरा गौर करो। और होटल मैनेजमेंट ने तुम्हें रिसेप्शन पे ऑफर कराई, सर रूम की प्राइस है 5,000 रुपीज पर डे सपोज। आपने कहा ओके एग्री, आपने साइनिंग की, पैसे दिए, उसने आपको रूम की दी, आप रूम में आ गए। मेरी बात समझ आ रही? अब रूम में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है कि जनाब कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें, तो ये कम्युनिकेट क्या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी? नहीं। क्या बात समझ आ गई? तो आंसर क्या होना चाहिए था फिर? ये तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कंडीशन कम्युनिकेटेड नहीं थी एट द टाइम ऑफ, मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज? बिल्कुल सही है, लेकिन ये होटल मैनेजमेंट नहीं है ना। तुम यहाँ पे लाइब्रेरी में सामान रखने की चीजें नहीं ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके आए नीचे। गौर करो, तुम एडमिशन लेके आओ पढ़ने के लिए, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो तुम्हें दी जा रही है, और फैसिलिटी यूज करने के लिए तुमने दरवाजा खोला तो सामने लगा हुआ है कीमती अशिया की खुद हिफाजत फरमाए। क्या मेरी बात समझ आई? थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया ना मैंने। क्या 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 मेंशन था कि लाइब्रेरी यूज करने पे, लेकिन क्या ये मेंशन है लाइब्रेरी में सामान रख सकते हो? रूम है तुम्हारा, पर्सनल लॉक करके जाना जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। देखो समझो जरा, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई इस बात की गारंटी नहीं लेगा। तुम वेट कर रहे होते हो जब कभी लॉबी में किसी बस का या ट्रेन का, तो वहां पे सामान क्या की जिम्मेदारी लेते हैं वो वाले लॉबी वाले? नहीं लेते। बात समझ आई है? दोनों में डिफरेंस है। वो इंडस्ट्री का काम ही यही है कि उन्होंने रूम दिया है तो रूम की प्रोटेक्शन भी उन्होंने प्रोवाइड करनी थी। ठीक है जी, चलें आगे। सो टेक्निकली कंडीशन कम्युनिकेट नहीं होगी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो समझ लें कंडीशन नहीं है। और अगर कम्युनिकेट की होगी तो फिर कंडीशनल ऑफर होगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो लाइकवाइज आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो an offer may be subject to condition where there are special terms and condition in an offer. These must be communicated, specifically communicated to the, तो आपने दूसरी पार्टी को बताना है। अगर उसे पता ना चला तो समझ लें उसके लिए अनकंडीशनल ऑफर है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 और 11, फिर छुट्टी करते हैं। पहले जरा 10 पढ़िए, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन बनाया हुआ उसने। क्या चीज? ज्वाइंटली आए हैं तो बस कम्युनिकेट हो गया, पार्टी ज्वाइंटली है ना, मिस्टर एंड मिसेस हैं, यस कम्युनिकेटेड। देखो ये बात ना बर्डन ऑफ प्रूफ को तंग करेगी कि अच्छा भाई प्रूफ करें, लेकिन लॉ ये कहते हैं ये दोनों दोस्त है ना, दोनों ने अलग अलग कमरे भी लिए हैं, तब भी एक को कम्युनिकेट कर दिया मतलब ज्वाइंटली है ना, एक को कम्युनिकेट मतलब सबको कम्युनिकेट, ये होता है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिसको कम्युनिकेटेड नहीं है वो एडवांटेज लेगा, अगर लॉ में मिला तो बिल्कुल लेगा। आपकी बात अब क्लियर है आपकी बात? मैं समझा आप ज्वाइंटली आए हो, ज्वाइंटली आने का मतलब मिस्टर मिसेज आ रहे हैं, तो मिस्टर को कम्युनिकेट कर दिया मतलब मिसेस को कम्युनिकेट, और मिसेस को कम्युनिकेट किया तो पूरे जहान को कम्युनिकेट हो गया। कर सकता है तो बेटे वो देखो जिसको कम्युनिकेट नहीं है वो एडवांटेज लेगा लॉ का। अब फर्क सिर्फ इतना है कि क्या लीगल कॉस्ट कम है या लीगल बेनिफिट से, लीगल कॉस्ट ज्यादा है या कम है लीगल बेनिफिट से। तो आपके पास राइट होगा, आप एक्सरसाइज करना चाहो यू कैन डू दैट, क्यों नहीं कर सकते बेटे? इसमें कोई दूसरी राह नहीं है, कर सकते हो आप अपना राइट एक्सरसाइज।
बेटा वरना आप खुद सोचो, 10 रुपए लगा, 100 रुपया लगा के 10 रुपए क्यों लेने जाओगे? हाँ यस, उस केस में हो सकता है बिल्कुल। खुन्नस में केस फाइल कर रहे हो, गुस्से में केस फाइल कर रहे हो, या ना में केस फाइल कर रहे हो, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। समटाइम लोग अपने लॉस की परवाह नहीं करते, केस फाइल करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऐसे। तो फिर तो आप खुद सोच के जा रहे हो ना, नुकसान होना है, लेकिन तुझे मजा चखाऊंगा, ये बात है ना। तुझे एक दफा जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। हाँ बिल्कुल होता है, डिफेमेशन केसेस फाइल नहीं होते क्या? पाकिस्तान में भी हुए। रिसेंटली एक बड़ा पॉपुलर केस फाइल हुआ था सेलिब्रिटीज के दरमियान। किसका था? डिफेमेशन का, डिफेम का केस था। और जाए हरीम शाह, रिस्पेक्टेड हरीम शाह बोला करो, वो तो उनका मुकाम ही और है। मैं नीचे वाले केसेस की बात कर रहा हूँ। अली जफर का एक केस हुआ था, अगर आपको याद आया हो। सो अली जफर वाला केस वो डिफेमेशन का केस था जी। बल्कि उसके बाद भी एक केस फाइल हुआ, लेकिन विड्रॉ हो गया। सेलिब्रिटी थी कोई, ये एक्टर, मेल एक्टर था, क्या नाम, फिरोज, शायद आप लोगों ने देखा हो। चलो, किसको बेटे? इस एग्जाम्पल को? अच्छा, इसका सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। सबने पढ़ लिया तो पहले सोल्यूशन खुद बनाओ अपने दिमाग में। चलो शाबाश, सोल्यूशन माइंड में पहले सेट करो ना कि आपने आंसर क्या बनाया। पहले ए का बना लो आंसर, ए का आंसर बना लो जल्दी से। बन गया? चलो अब सोल्यूशन पढ़ो ए का। देखो आपके सोल्यूशन के साथ एग्री करता है। पहला केस था हैंडरसन वर्सेस स्टीवसन जी। समझ भी आ गया ए। अब बी पढ़िए, बी वाला केस देखिए। रसीद के ऊपर लिखा हुआ सी बैक। जी, अब पढ़िए सोल्यूशन बी का। भेज देता हूं, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ एमसी कुछ चला है, मैंने आपको बताया तो है, वहीं से मैंने भी कॉपी करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज देता हूँ, दोनों ग्रुप में। नहीं मैं भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है जी। ए बी समझ आया? अब मैं सिर्फ बी में एक चीज समझाने लगा हूं। देखो, नेग्लिजेंस होना, पढ़े लिखे नहीं हो, ये बात एक्सक्यूज नहीं बनेगी। एक बार याद रखना, नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज अंडर द लॉ। इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूं। तुम इशारा तोड़ के जाओ, आगे एक अंकल खड़े होंगे लव लेटर हाथ में लेके कि तुम्हें देना है, ठीक है, और तुमको, अंकल मुझे नहीं पता था रेड पे रुकना है, मैं तो समझा ग्रीन पे रुकते हैं। तो वो कहेगा ये 2000 जमा कराओ, तुम्हें अगली दफा याद रहेगा रेड पे रुकना है ना। नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। जो लॉ डिफाइंड है, आपको नहीं पता, आप लॉ ब्रेक करते हो, पेनल्टी पड़ेगी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ आई ये वाली बात? तो यहां पे नेग्लिजेंस इज नॉट है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रही इंग्लिश, तो आप किसी से ट्रांसलेट करवा लो ये टर्म्स क्या लिखी हुई हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और थी एमसी क्यूचल में, रियल केस स्टडी थी कि वो बंदा गया और चाइनीज होटल में गया। अब उसने रूम की की ली, या जहां पे भी लॉबी में अपना सामान रखा है वहां पे की ली, तो लिखा हुआ था सी बैग, लेकिन सी बैग में चीचू मिचू वो जो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, जो भी उनकी लैंग्वेज थी वो लिखी हुई थी। ट्रांसलेट नहीं कर सका, उसे समझ नहीं आई बैग पे टर्म्स क्या लिखी हैं। उसने वो की ली और चला गया। वापस आया, लॉबी में चोरी हो चुकी थी, उसका सामान कीमती था, लेकिन बैग पे टर्म्स ये लिखी हुई थी कि हम 5 लाख से ज्यादा का सामान इंश्योर नहीं करते, सपोज। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर लॉ ने क्या समझाया होगा कि तेरी नेग्लिजेंस है, तेरी नादानी है, तेरी बेवकूफ़ी है, इसका मलबा किसी और के ऊपर मत डाल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप कभी बैंक में, आप लोग अमीर अगर हो तो बैंकों में अक्सर सोना रखा जाता है या कुछ कागजात रखे जाते हैं, तो बैंक में लॉकर्स मिलते हैं, आपको अगर इल्म हो तो। बैंक लॉकर जब आप ले रहे होते हो, उसके साथ भी एक टर्म्स एंड कंडीशन का पलंदा होता है कि आप कितनी मालियत का सामान लॉकर में रख सकते हो, जिस हद तक हम जिम्मेदार होंगे, से 5 लाख से 10 लाख, इससे ज्यादा का माल आप, हाँ, वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि कल को अगर खुदा ना खास्ता बैंक में कोई डकैती होती है तो ये ना हो कि लॉकर में इतना माल पड़ा हो कि कल को हमारा बैंक की दिवालिया हो जाए उस लॉकर का माल पे करने में। तो इसलिए वो अपनी लिमिट्स डिफाइन कर लेते हैं कि 10 लाख 15 लाख तक हम जिम्मेदार हैं, इससे ऊपर का सामान हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं देंगे। सो ये भी कंडीशन है। आपने नहीं पढ़ी, आपकी बेवकूफ़ी। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
ये नहीं, वो एक और चीज़ है, रूल ऑफ जस्टिस वो एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने, लेकिन मैं किसी और कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। मैं नेग्लिजेंस को फोरगो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जी चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको साइंदा फरमाए।